हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास भाग जो है आपका 5 पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले 4 भाग हम पढ़ा चुके हैं और जो लास्ट भाग होगा, ठीक है। आज जो चैप्टर होगा आपका द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन। इसमें है आपका द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन की असफलता एवं 1917 की रूसी क्रांति के कारण प्रारंभ हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या है? तो 1924 में कानपुर में सचिंद्रनाथ सन्याल के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना था। आगे आपका है 18 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में इसके सदस्यों ने एक सभा करके समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित किया और संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। इसके बाद है आपका काकोरी षड्यंत्र केस क्या है? तो 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से आने वाली 8 डाडन ट्रेन को काकोरी रेलवे स्टेशन के पास रोककर क्रांतिकारियों ने ट्रेन में रखे सरकारी खजानों को लूट लिया। इसके कुछ अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर काकोरी षड्यंत्र केस के नाम पर मुकदमा चला। क्रांतिकारियों की तरफ से चंद्रभान गुप्त ने पैरवी की, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी। पहला जो है आपका राम प्रसाद बिस्मिल्ला गोरखपुर में, उसके बाद आपका है अशफाक उल्ला, ये है फैजाबाद में, रोशन सिंह इलाहाबाद नैनी में और राजेंद्र लाहिड़ी जो है आपके गोंडा में। फिर आता है आपका नौजवान भारत सभा। 1926 ईस्वी में भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल आदि नवयुवकों ने नौजवान भारत सभा की स्थापना लाहौर में किया। इसके अध्यक्ष रामकिशन, महामंत्री भगत सिंह तथा प्रचार मंत्री भगवती चरण बोहरा थे। भगवती चरण बोहरा ने बम का दर्शन नामक पुस्तिका लिखी। बाद में एक बम दुर्घटना में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। सार्डर्स हत्याकांड कब हुआ था? तो 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पुलिस के लाठीचार्ज से घायल हुए और अंततः इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरुदेव, सुखदेव और जयगोपाल ने स्कॉट को मारने का निश्चय किया, परंतु गलती से गोली सार्डर्स और उसके लीडर चंदन सिंह को लगी और दोनों की मृत्यु हो गई। बाद में जयगोपाल ने गद्दारी की और क्रांतिकारियों के सारे राज पुलिस को पता दिया। अब पुलिस ने इसे सरकारी गवाह बना दिया। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने लोक सुरक्षा विधेयक के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, क्योंकि गवर्नर जनरल ने केंद्रीय विधानसभा की नामंजूरी के बाद भी इस विधेयक को पास कर दिया था, जबकि इससे नागरिक स्वतंत्रताओं का घोर हनन हो रहा था। क्रांतिकारियों अपना उद्देश्य इसके द्वारा बाहरों को सुनाना बताया। यह बम नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने दोनों ने अपनी गिरफ्तारी दी। इस कांड के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को लाहौर में फांसी दे दी गई थी। चटगांव रिपब्लिकन आर्मी, इसके संस्थापक सूर्यसेन थे, जो मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे। इस संगठन के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य थे गणेश घोष, लोकनाथ बाउल, अनंत सिंह, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेकर आदि।
अप्रैल 1930 में गणेश घोष के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया और अस्त्र शस्त्र लूट लिया। पहाड़ तल्ला स्थित यूरोपीय क्लब में प्रतिलता ने हमला किया, लेकिन गिरफ्तारी के भय से इन्होंने पोटेशियम साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। 1933 में सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और 1934 में इन्हें फांसी दे दी गई थी। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिर जाने के कारण स्वयं गोली मारकर शहीद हो गया था। माइकल ओ डायर हत्याकांड कब हुआ था? तो 1940 ईस्वी में लंदन के कैक्टसन हॉल में ईस्ट इंडिया एसो तथा रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में 13 मार्च 1940 को एक सभा हो रही थी। उधम सिंह उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अपनी आंखों से देखा था। माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी गई, इन्हें फांसी दे दी गई थी। उसके बाद आपका आता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो दिसंबर 1906 में मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि ढाका में एकत्र हुए। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह मुस्लिम समुदाय के हितों की देखभाल के लिए एक केंद्रीय संगठन गठित किए जाने का प्रस्ताव दिया। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इस सभा की अध्यक्षता नवाब बकर उल मुल्क ने की थी। मुस्लिम लीग का संविधान कराची में दिसंबर 1907 में बनाया गया। इसके निम्न उद्देश्य थे। पहला थे आपके भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी को बढ़ाना तथा सरकार के प्रति गलतफहमी को दूर करना। भारत के मुसलमानों के राजनीतिक एवं अन्य अधिकारों की रक्षा करना तथा उनकी मांगों को सरकार के समक्ष विनम्रता पूर्वक रखना। ठीक है। सर आगा खां को मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो 1913 तक इसके अध्यक्ष रहे। दो राष्ट्र का सिद्धांत क्या है? तो मुसलमान एवं हिंदू एक राष्ट्र नहीं है बल्कि दो राष्ट्र हैं, इसने कहा था जिन्ना। 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। यहाँ पर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की मांग की। इन्हें दो राष्ट्र सिद्धांत का जनक भी माना जाता है। पाकिस्तान मुसलमानों की पृथक देश, जिसे पाकिस्तान कहा जाए, इस प्रकार का निश्चित विचार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली के मन में उत्पन्न हुआ। इसके अनुसार पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान को भारतीय मुसलमानों का राष्ट्रीय देश होना चाहिए और इसे पाकिस्तान कहा जाए। पाकिस्तान शब्द इनमें से प्रथम 4 प्रांतों के प्रथम तथा 5वें प्रांत के अंतिम अक्षरों को लेकर बनाया गया है। 1933 में चौधरी रहमत अली ने 4 पेज का एक पंपलेट प्रकाशित किया, जिसमें प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की, पाकिस्तान प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। अगला चैप्टर है आपका कांग्रेस आंदोलन की तीसरा चरण क्या है? कब से कब? 1919 लेकर 1947 के बीच। गांधी युग कब से कब तक? 1919 से लेकर 47 तक। ठीक है। भारतीय राजनीति के क्षितिज पर महात्मा गांधी का उदय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश रोलेट एक्ट के विरोध में 1919 ईस्वी में हुआ। 1915 में भारत आगमन के समय यहाँ की परिस्थितियां इनके अनुकूल थी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका वास्तविक नाम क्या था? तब मोहनदास था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया था।
ठीक है। 1888 ईस्वी में कानून की शिक्षा प्रांत के लिए ये इंग्लैंड गए। 1851 में इन्हें बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई और इसी वर्ष ये भारत आ गए। इसके बाद इन्होंने राजकोट में वकालत प्रारंभ की। 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। महात्मा गांधी के जीवन में मुरीबसवर्ग कांड से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। जब ये डबरन से प्रिटोरिया रेलवे कोच के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे तो मोरिसबर्ग नामक स्थल में एक अंग्रेज ने उन्हें जबरदस्ती प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया। 1894 ईस्वी में उन्होंने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। 1901 में गांधी भारत आए एवं कलकत्ता कांग्रेस में सम्मिलित हुए। 1902 में पुनः दक्षिण अफ्रीका चले गए। 1903 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला प्रारंभ कर दिया। 1904 में डबरन से 84 मील दूर फिनिक्स में आश्रम की स्थापना की। 1906 में गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह दर्शन का विकास किया। परवाना कानून के विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया। उन्होंने अपने सत्याग्रह दर्शन में सत्य के साथ अहिंसा को भी स्थान दिया, अर्थात अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए संघर्ष करना ही सत्याग्रह है। 1908 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार जेल गए थे। 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय जल जहाज में ही उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक गुजराती भाषा में लिखा। इस पुस्तक में उन्हें स्वराज की व्याख्या की गई। 1910 में उन्होंने जोहान्सबर्ग में टालस्टॉय फार्म की स्थापना की। जर्मनी के केलनवेक इन्हें जमीन प्रदान किया था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड गए और लंदन में रहने वाले भारतीयों को सम्मिलित कर एक एम्बुलेंस कोर का गठन किया, जिसका कार्य था युद्ध भूमि में घायल ब्रिटिश सैनिकों को ढोकर अस्पताल तक पहुंचाना। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के इस सेवा के बदले में 1915 में कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए और अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारतवासियों को सत्याग्रह दर्शन से परिचित कराना। महात्मा गांधी की पुस्तक 1909 में हिंद स्वराज किस भाषा में था तो गुजराती भाषा में लिखा गया था। 1919 में नवजीवन पत्र दैनिक था, गुजराती हिंदी में प्रकाशित किया गया। 1919 में यंग इंडिया पत्र साप्ताहिक था, अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया। फिर आपका आता है 1925 में प्रारंभ किया गया द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, अंग्रेजी में आत्मकथा था। फिर 1933 में हरिजन मतलब साप्ताहिक पत्र अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों में था। महात्मा गांधी से संबंधित विशिष्ट तथ्य क्या है तो गांधी जी अपना पहला सार्वजनिक भाषा या भाषण 1889 में लंदन में निरामिषहारियों की एक सभा में दिया गया था। 1899 में गांधी जी बोअर के युद्ध में अंग्रेजी की सहायता की। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि भी दी थी। गांधी जी 1920 में अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। गांधी जी 1920 में कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दिया था। तब 1920 में उन्होंने 1925 में अखिल भारतीय चरखा बुनकर संघ की स्थापना की। 1934 में उन्होंने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की। 1932 में उन्होंने हरिजन संघ की स्थापना की एवं 1933 में साबरमती आश्रम को हरिजन संघ को दान में दे दिया। हरिजन संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने एक बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था
महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन कौन सा था? तो वैष्णो जन को तैनू कहिए। इसकी रचना गुजराती कवि ने नरसिंह मेहता ने किया था। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। उनके 5वें पुत्र का नाम से गुजराती व्यवसायी जमनालाल बजाज प्रसिद्ध थे। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा में जाते हुए शाम को नाथूराम गोडसे ने कर दी। गांधी जी का अंतिम संस्कार राजघाट में किया गया। गांधी जी के भारत में सत्याग्रह संबंधित प्रयोग चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तब अप्रैल 1917 में। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज आगमन मालिकों ने किसानों या किसान से यह करार कर लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। इसी को 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के अंत तक जर्मनी के रासायनिक रंगों ने नील बाजार को खत्म कर दिया। चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक अपने कारखाने बंद करने के लिए बाध्य हुए और किसान भी नील की खेती से मुक्ति चाहते थे। 1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने अपने प्रयासों द्वारा गांधी जी को चंपारण बुलाया गया। गांधी जी के चंपारण पहुंचने पर कमिश्नर ने तुरंत चले जाने का कहा, परंतु गांधी जी नहीं माने। अंततः उन्हें चंपारण के गांव में जाने की छूट दे दी गई। यहाँ पर गांधी जी की असहयोगी महादेव देसाई, जेपी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोरी, मजहरुल हक और नरहरि पारिक थे। गांधी जी आयोग को यह समझाने में पूर्णतः सफल रहे कि 3 कठिया मतलब 3/20 प्रणाली समाप्त होनी चाहिए और जो धन अवैध रूप से वसूला गया है उसके लिए हर्जाना दिया जाना चाहिए। अंग्रेज निहलों ने 25% वापस करने के लिए राजी हो गए और गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर लिया। अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? 1918 में। चंपारण के बाद अहमदाबाद आंदोलन, ये मिल मजदूर था 1918 में। कहाँ पर? चंपारण के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन की समर्थन में आंदोलन किया। यहाँ का विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इसका विरोध किया तथा गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा और घोषणा की कि उन्हें 35% बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई काफी बढ़ चुकी थी। गांधी जी अनशन पर बैठ गए। तब मिल मालिकों ने यह मामला न्यायाधिकरण को सौंपने का फैसला किया था। न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया और इस तरह गांधी जी का यह सत्याग्रह भी सफल रहा। फिर इसके बाद आता है आपका खेड़ा आंदोलन। कहाँ पर हुआ था? गुजरात, 1918 में। खेड़ा जिले में असफल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार किसानों से लगान वसूल रही थी। यह खबर गांधी जी को प्राप्त हुई। तब वह सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल के साथ यहाँ पहुंचे। इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि लगान माफ कर देना चाहिए और गांधी जी ने किसानों से लगान न देने के लिए कहा। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसमें? तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण 1917 में चंपारण में दिया था। दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी डबरन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो पीटर मार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर एक अंग्रेज ने उन्हें प्रथम श्रेणी के डिब्बे से फेंक दिया था। इससे गांधी जी को एक व्यक्तिगत अनुभव मिला कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1903 में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। गांधी जी ने 1903 में जोहान्सबर्ग में लॉ फर्म स्थापित किया था। यहीं पर उन्होंने
ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। गांधी जी रस्किन की पुस्तक अन टू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। उसके बाद आपका आता है अगला चैप्टर रॉलेट एक्ट 1919। ये चैप्टर वाइज हम पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आपका इसमें है 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी ये जांच करने के लिए नियुक्त की गई कि भारत में किस स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र फैले हुए हैं और इनका मुकाबला करने के लिए कैसे कानूनों की आवश्यकता है। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट स्वीकृत हुआ, जिसकी अवधि 3 वर्ष रखी गई थी। इसका अधिकृत नाम क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अपराध अधिनियम 1919 था। इस एक्ट से गांधी जी को अत्यंत आघात हुआ, जिसके कारण वे अंग्रेजी सरकार के विरोधी हो गए। इसके विरोध में गांधी जी देशव्यापी सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। सत्याग्रह आंदोलन तिथि 6 अप्रैल 1919 को निर्धारित की गई। अमृतसर में 10 अप्रैल को पंजाब कांग्रेस के 2 प्रमुख नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के लिए टाउन ऑफ पोस्ट ऑफिस पर हमले किए। प्रशासन ने सुनवाई बुलाई और नगर प्रशासन का दायित्व जनरल डायर को सौंप दिया। डायर ने जनसभाएं आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद आपका आता है जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, तो 1919 में। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश तेज हो गया। कई जगह हिंसाएं हुई। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को संध्या 5 बजे जलियांवाला बाग में विशाल सभा में रॉलेट एक्ट, डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था। तभी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोगिनाल्ड डायर ने फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटना कांड में लगभग 1500 लोग मारे गए। वैसी सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या 3389 और घायलों की संख्या 1200 बताई गई थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त सर या नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। शंकरन नायर ने वायसराय की परिषद के इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था, जिसकी हत्या 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने लंदन में कर दी। उधम सिंह को पकड़कर मृत्युदंड दे दिया गया। हंसराज नामक व्यक्ति ने सभा बुलाई थी। यह सरकारी गवाह बन गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्बर्स 1916 से 1921 था। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमेटी 1919 ईस्वी अध्यक्ष कौन थे, जीसी हंटर की स्थापना की गई थी। इसी आधार पर जनरल डायर को सेना की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। अगला आपका खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुसलमान एवं हिंदुओं में एक आश्चर्यजनक एकता आई। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र राज्यों द्वारा पराजित हुआ और उसके साम्राज्य के अधिकांश भाग को ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट लिया। भारतीय मुसलमान तुर्की के सुल्तान जो खलीफा भी था, इस दृष्टि से वह संसार के मुसलमानों का धार्मिक प्रधान भी था, उसकी स्थिति के प्रति शंकित हो गए। भारतीय मुसलमानों ने मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत समिति की स्थापना की गई। इसके उद्देश्य क्या थे? तुर्की साम्राज्य के बंटवारे के खिलाफ खलीफा के पक्ष में आंदोलन करना था। खिलाफत समिति के अध्यक्ष बंबई के सेठ छोटानी थे। 1919 में दिल्ली तथा 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति ने कलकत्ता अधिवेशन में सरकार के साथ सहयोग न करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को हिंदुओं और मुसलमानों को
एक राष्ट्रीय मंच पर लाने के अवसर के रूप में देखा। 1 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी जी प्रथम व्यक्ति थे जो कैसर हिंद को त्याग कर उसमें सम्मिलित हुए। असहयोग आंदोलन का विरोध कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने किया। वे साम्राज्यवादियों के विरुद्ध संघर्ष को अनावश्यक मानते थे। एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल, जीएस खरपड़े ने इसी समय कांग्रेस छोड़ दिया था। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद अपनी वकालत छोड़ दी। विधर्मियों ने स्कूल छोड़ने के कारण अनेक राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए। इनमें गुजरात, बिहार, काशी विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, जामिया मिलिया स्थापित हुए थे। असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड स्थापित किया गया और 6 माह के अंदर ही इसमें 1 करोड़ रुपए एकत्र हुए। इसी समय ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स ने 17 नवंबर 1921 को बंबई में प्रवेश किया कि उस दिन पूरे बंबई में हड़ताल हुई। 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन अजमल खां की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता की उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 1921 तक गांधी जी के अतिरिक्त सभी मुख्य कांग्रेसी नेता जेल में थे। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड रेडिंग के पास अल्टीमेटम भेजा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर दमन बंद न किया गया और आंदोलनकारियों को रिहा न किया गया तो वह सामूहिक रूप से बारदोली में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। इससे पहले की गई कोई जन आंदोलन होता एक घटना घट गई। चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में किसानों के जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गुजरात के बारदोली में 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में सभी कार्यप्रणाली रोकने का निर्णय लिया गया और जनता को रचनात्मक कार्य करने का निर्देश भी दिया गया। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हो गया और गांधी जी को गिरफ्तार कर लोगों को भड़काकर बगावत करने के आरोप में मुकदमा चलाकर उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। यही गांधी जी ने कहा था कि बुराई के साथ असहयोग उतना ही अच्छा है जितना अच्छाई के साथ असहयोग। असहयोग आंदोलन का तुरंत कोई परिणाम न निकला, परंतु इस आंदोलन ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाया गया। गांधी जी द्वारा आंदोलन एकाएक रोक देने से लोग चकित रह गए। गांधी जी की आलोचना की गई। फिर आता है आपका स्वराज दल। असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद कांग्रेस के सामने यह प्रश्न था कि 1919 के एक्ट द्वारा घोषित विधानसभा परिषद के चुनाव में भाग लिया जाए या नहीं। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने इन सभाओं में प्रवेश करके असहयोग करने की बात रखी। ये लोग परिवर्तनवादी कहलाए। राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने परिषदों में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। ये लोग अपरिवर्तनवादी कहलाए। दिसंबर 1922 में सी आर दास की अध्यक्षता में गया बिहार में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। इसमें काउंसिल में प्रवेश न लेने का निर्णय हुआ। परिणाम स्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया था। किंतु परिवर्तनवादियों ने हार नहीं मानी तथा मार्च 1923 में इलाहाबाद में अपने समर्थकों का अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया गया और एक नवीन राजनीतिक दल कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल की स्थापना की। फैसला हुआ कि नई पार्टी कांग्रेस के अंदर रहेगी लेकिन चुनाव लड़ेगी। इसके अध्यक्ष सी आर दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। आगे आपका गांधी दास पैक्ट क्या है। तब फरवरी 1924 में गांधी जी जेल रिहा कर दिए गए।
ये मई चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू से बंबई में मिले। नवंबर 1924 में गांधी जी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू की एक संयुक्त वक्तव्य दिया जो गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें कहा गया कि असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम न हो रहेगा। स्वराज पार्टी को अधिकार दे दिया गया कि वह कांग्रेस के नाम पर और कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में विधानसभाओं के अंदर काम करे। गांधी जी के जिम्मे ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन को संगठित करने और सारे देश में चरखे और करघे का प्रचार करने का काम किया गया। इस पैक्ट की मुख्य बातों की पुष्टि बेलगांव अधिवेशन 1924 में की गई। इसके अध्यक्ष गांधी जी थे। अगला आपका है साइमन कमीशन। 1919 के एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा का प्रावधान था, किंतु 1929 में ब्रिटेन में आम चुनाव होने के कारण सरकार ने नवंबर 1927 में ही इसकी स्थापना की घोषणा कर दी। कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य सम्मिलित थे तथा साइमन इसके अध्यक्ष थे। ये सदस्य कंजर्वेटिव, लिबरल एवं लेबर पार्टी के प्रतिनिधि थे। कमीशन के सभी सदस्य यूरोपीय थे और भारत में इसके विरोध का ही सबसे बड़ा कारण था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से बंबई पहुंचा। यहाँ इसका स्वागत स्वदेश व्यापी आम हड़ताल से हुआ। जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहां काले झंडों और गो बैक साइमन के नारे के साथ स्वागत किया गया और केंद्रीय विधानसभा ने साइमन का स्वागत करने से मना कर दिया। साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। पुलिस के लाठीचार्ज के कारण ही कुछ दिनों बाद लाला जी की मृत्यु हो गई। लखनऊ में कमीशन विरोधी प्रदर्शन में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत की भी पिटाई की गई। साइमन कमीशन 2 बार भारत आया। पहली बार फरवरी 1928 में आया, लेकिन 31 मार्च 1928 को वापस चला गया। दूसरी बार अक्टूबर 1928 में आया और 13 अप्रैल 1929 को वापस इंग्लैंड चला गया। साइमन कमीशन का अधिकृत नाम भारतीय वैधानिक आयोग था। साइमन कमीशन के सहयोग को लेकर मुस्लिम लीग में फूट पड़ गई और मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का एक गुट सहयोग के पक्ष में मुस्लिम लीग से अलग हो गया था। साइमन कमीशन के सदस्य कौन कौन थे? अध्यक्ष जॉन साइमन, लिबरल पार्टी के। सदस्य हर्नबल, कंजर्वेटिव पार्टी के। स्टेट कोना जो थे आपके कंजर्वेटिव पार्टी के भी थे। लेन फोक्स कंजर्वेटिव पार्टी। कैडोगन कंजर्वेटिव पार्टी। इटली जो है लेबर पार्टी के थे। बर्नोन हार्टसोन लेबर पार्टी के थे। आगे आपका आता है सर्वदलीय सम्मेलन एवं नेहरू रिपोर्ट 1928। आता है आपका साइमन कमीशन में किसी भारतीय को न रखे जाने का कारण बताए हुए सरकार ने यह कहा कि भारतीयों में पारस्परिक मतभेद अधिक है। इसी अवसर पर भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी कि वे एक ऐसे संविधान का निर्माण करें जिससे सभी भारतीय दल सहमत हो। कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार करके सर्वदल सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया। कांग्रेस द्वारा बुलाया गया सर्वदल सम्मेलन दिल्ली में मार्च 1928 में प्रारंभ हुआ। सभी दलों ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता वार्ता तभी चलाएंगे जब अधिराज्य देने का वायदा किया जाए। सर्वदलीय सम्मेलन का तीसरा सम्मेलन मई 1928 में डॉक्टर अंसारी की सदारत में हुआ। इसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई।
और उसे 1 जुलाई 1928 के पहले भारत के संविधान के सिद्धांतों का एक मसविदा तैयार करने का काम सौंपा। 9 सदस्यीय इस कमेटी के मुख्य सदस्यों में अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू और सरदार मंगल सिंह थे। 29 राजनीतिक संगठनों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। इस कमेटी ने अपना मसविदा जुलाई 1928 में प्रकाशित किया। इतिहास में यह नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका आधार डोमिनियन स्टेट था। नेहरू रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। भाषा के आधार पर प्रांतों के संगठन तथा प्रांतों के स्वायत्त शासन देने की बात कही गई है। सारी शक्ति केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी भारत सरकार के हाथ में रखी गई। केवल विदेशी मामलों और सुरक्षा को ब्रिटिश नियंत्रण में रखा गया था। नागरिक अधिकारों के बारे में कहा गया कि लोगों को भाषण देने या समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने या संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता प्राप्त की। अलग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विरोध किया गया। सभी बालिगों को मतदान का अधिकार दिया गया। मुस्लिम लीग ने हिंदू मुस्लिम समझौते की सिफारिशों को ठुकरा दिया और प्रस्तावित संविधान को वापस करने से इनकार कर दिया। बदले में जिन्ना ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए मार्च 1929 में एक 14 सूत्री मांग पत्र रखा, जिसमें पृथक निर्वाचक मंडल, केंद्र और प्रदेशों में सीटों का आरक्षण, रोजगार में मुसलमानों के लिए आरक्षण और नए बहुसंख्यक मुस्लिम प्रदेशों की स्थापना प्रमुख मांग थी। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस डोमिनियन स्टेट से संतुष्ट नहीं थे। ये पूर्ण स्वाधीनता चाहते थे। 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में कहा गया कि यदि सरकार नेहरू रिपोर्ट 31 दिसंबर 1930 तक स्वीकार नहीं करेगी तो कांग्रेस अहिंसक असहयोग आंदोलन शुरू करेगी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस एवं जे.एल. नेहरू के दबाव के कारण यह समय 31 दिसंबर 1929 कर दिया गया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने की थी, क्योंकि ये दोनों नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति के सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट का आधार औपनिवेशिक स्वराज डोमिनियन स्टेटस था। औपनिवेशिक स्वराज की जगह पूर्ण स्वराज की मांग को प्रभावशाली बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर 1928 में इंडिपेंडेंस हॉल लीग का गठन किया गया था। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग क्या है? भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता के लिए नवंबर 1928 में इसकी स्थापना की गई। इसमें नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। इस अधिवेशन में स्पष्ट कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की अवधि समाप्त हो गई तथा अब पूर्ण स्वाधीनता की मांग बुलंद की गई थी। कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी और बैठक 2 जनवरी 1930 को हुई, जिसमें 26 जनवरी 1930 को पूरे स्वाधीनता दिवस सारे भारत में मनाने का आदेश दिया गया। लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई तथा संघर्ष का कार्य गांधी जी पर छोड़ दिया गया और इस तरह राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में दिया गया था। इसके बाद आता आपका नेहरू कमेटी का सदस्य कौन कौन थे। इसमें जो अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू थे, सदस्य अली इमाम, यूसुफ कुरैशी, सुयब कुरैशी, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस और सरदार मंगल सिंह, एन.एम. जोशी, एम.एस. आर्य और एम.आर. जयकर, ये सब सदस्य थे और इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। भारत में वामपंथी आंदोलन का उदय, आधुनिक उद्योगों के विकास,
दो विश्व युद्धों के मध्यकाल में आर्थिक मंदी की भयावहता तथा रूस में 1917 ईस्वी में को बोल्शेविक क्रांति के परिणामस्वरूप हुआ था। मानवेंद्र नाथ राय नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य ने सोवियत संघ की यात्रा कर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध स्थापित कर अक्टूबर 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में भारतीयों का पहला प्रतिनिधि मंडल लेनिन से मिला था। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के उद्देश्य से एम.एन. राय अप्रैल 1922 ईस्वी में भारत आए। भारत में साम्यवादी पार्टी की स्थापना की दिशा में प्रयत्नरत नेताओं को 1924 में बंदी बनाकर कानपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। कानपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत साम्यवादी नेता मानवेंद्र नाथ राय, सिंगारवेलु चेट्टियार या मुजफ्फर अहमद श्रीपद, अमृत डाके, गुलाम हुसैन, रामचंद्र लाल शर्मा पर सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने, क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने या भारत में क्राउन की सत्ता को उखाड़ने का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया। अतः 1 दिसंबर 1925 ईस्वी को भारत में साम्यवादी दल की स्थापना की घोषणा की गई। भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने वाली यह पहली पार्टी थी। इस पार्टी ने घोषणा की थी कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक साधन है और आर्थिक स्वतंत्रता एक लक्ष्य है। 1927 में भारत में पहली बार 1 मई को मई दिवस मनाया गया, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना की सूचक थी। इन बंदी नेताओं में 3 ब्रिटिश नागरिक थे। ये थे कि फिलिप स्पेट, वैन वेडले, लेस्टर हचिसन। ठीक है। ट्रेड यूनियन क्या है? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में आधुनिक मजदूर वर्ग का उदय हुआ। एन.एम. लोकड़े ने 1890 में बॉम्बे मिल हैंडलर्स एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे प्रायः भारत में गठित मध्यम मजदूर संगठन कहा जाता है। यद्यपि यह ट्रेड यूनियन नहीं था। नियमित सदस्यता और शुल्क के साथ पहला व्यवस्थित श्रम संघ मद्रास या श्रमिक संघ तथा जिसकी स्थापना बीपी वाडिया ने 1918 में मद्रास में की थी। यह कपड़ा उद्योग से संबंधित था। यही भारत का पहला ट्रेड यूनियन था। गांधी जी 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। मजदूर संघ आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण घटना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना है, जिसे 21 अक्टूबर 1920 को एन.एम. जोशी ने किया था। एटक का प्रथम अधिवेशन 1920 में बंबई में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था। 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई, जिसमें सरकार, उद्योगपतियों तथा मजदूरों के प्रतिनिधि एकत्र होकर मजदूरों की भलाई के प्रश्नों पर विचार करते थे। एटक के प्रतिनिधि के रूप में एन.एम. जोशी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भेजे गए। 1925 में सर्वप्रथम कलकत्ता में प्रांतीय स्तरीय मजदूर किसान पार्टी बनी। 1928 में बंबई में सूती कपड़ा मिलों में एक बड़ी आम हड़ताल मजदूरों ने की। इसमें कम्युनिस्टों के नेतृत्व वाली गिरनी कामगार यूनियन ने महत्वपूर्ण स्थिति हासिल की। 1928 के अंत तक इसकी सदस्य संख्या 32 से बढ़ाकर 54,000 हो गई। 1928 में झरिया आंदोलन के समय तक एटक में भी वामपंथियों की स्थिति प्रभावशाली हो गई थी। 1929 में एम.एन. जोशी के नेतृत्व में कुछ लोग एटक से बाहर आ गए और इन लोगों ने इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की।
दंडोपंत हेगड़े ने सर्वप्रथम ट्रेड यूनियन के मंच से वर्ग संघर्ष की शुरुआत की। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन 1935 में एटक मिल गए और 1938 में इनका पहला संयुक्त अधिवेशन नागपुर में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मजदूर गतिविधियां कुछ हद तक रुक गई, लेकिन 1945 के बाद इनकी गतिविधियां पुनः तेज हो गई। कांग्रेस राष्ट्रवादी ने 1947 में एटक से मिलकर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। अब आपका आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। 30 जनवरी 1930 को गांधी जी अपने पत्र यंग इंडिया में 11 सूत्री मांग सरकार के सामने रखी, परंतु वायसराय लॉर्ड इरविन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 6 मार्च 1930 को गांधी जी लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा। इसमें मांगे ने स्वीकृत किए जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की धमकी दी, लेकिन लॉर्ड इरविन ने पुनः कोई ध्यान नहीं दिया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इसके बाद संपूर्ण देश में नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हो गया। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के एरवदा जेल में रखा गया। गांधी जी ने यह घोषणा की थी कि वे धरासना गुजरात के नमक कार्यशाला में धावा बोलकर नमक कानून तोड़ेंगे। 31 मई 1930 को गांधी जी के द्वारा आह्वान किए गए इस आंदोलन को सरोजिनी नायडू दोस्त इमाम साहब गांधी जी के पुत्र मणिलाल गांधी हजारों कार्यकर्ताओं के साथ धरासना के नाम या नमक कार्यशाला में धावा बोला। इन पर पुलिस ने भीषण लाठीचार्ज किया था। अमेरिका पत्रकार वेब मिलर ने धरासना के नृशंस लाठीचार्ज का आंखों देखकर वर्णन अपने पत्र न्यू फ्रीमैन में किया। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी हिंसक आंदोलनकारियों का एक दल तैयार किया है, जिसमें खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार के सदस्य लाल रंग की वर्दी पहनते थे, अतः इन्हें लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है और इनके आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र मणिपुर में भी यह आंदोलन चला। यहाँ पर नागाओं ने यदुनाग के नेतृत्व में ब्रिटिश शासकों से पूर्ण असहयोग एवं करबंदी का आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को जिया तरंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यदुनाग के बाद उसकी बहन गैरनिल्लू रानी गिड़ालू ने नागा आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्हें गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। इनके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा देश इन्हें गैरनिल्लू स्नेह पूर्वक स्मरण करेगा। छतरपुर में करबंदी आंदोलन चला। यहाँ आंदोलन का नेतृत्व डाकू मंगल सिंह ने किया था। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह चला। उन्होंने तिरुचिरापल्ली से लेकर वेदारण्य की पद यात्रा की। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं मध्य भारत में जंगल नियमों के उल्लंघन का आंदोलन चलाया गया। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर भी था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च प्रारंभ किया। 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी साबरमती आश्रम अहमदाबाद से गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी यात्रा प्रारंभ की। 78 अनुयायियों में सर्वाधिक 31 अनुयायी गुजरात से थे। उत्तर प्रदेश से 8 अनुयायी सम्मिलित हुए थे, जो बिहार से केवल 1 अनुयायी गिरिवरधारी चौधरी सम्मिलित हुए थे। तो यूपी का लोग याद करना, यूपी से कितने जुड़े थे? तो 8।
महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की और 5 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचे और यहाँ आए हुए सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। नमक सत्याग्रह के समय 5 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी की गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान अब्बास तैयब जी ने लिया था। फिर आपके आते हैं गांधी जी की 11 सूत्रियों की मांग कौन कौन थी। तो पहला जो था रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस कर दी जाए। दूसरा था भू राजस्व में 50% की कमी की जाए। तीसरा था सिविल अधिकारियों के वेतन में 50% की कमी की जाए। चौथा था सैनिक खर्च में 50% कमी की जाए। पांचवा है रक्षात्मक शुल्क लगाए जाए और आयात में कमी की जाए। छठा आपका नमक कर समाप्त किया जाए। सातवां तटीय यातायात रक्षा विधेयक पारित किए जाए। आठवां CID विभाग समाप्त किए जाए। नौवां आपका है भारतीयों को आग्नेय अस्त्र का लाइसेंस दिया जाए। 10वां नशीली वस्तुओं के विक्रय को बंद किया जाए। और 11वां उन सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए जिन पर हत्या का आरोप न हो। दांडी मार्च। दांडी गुजरात प्रांत के नवसारी जिले में स्थित है। साबरमती आश्रम से दांडी की दूरी 241 मील है। गांधी जी साबरमती से दांडी 24 दिनों के बाद 5 अप्रैल 1930 को पैदल चलकर पहुंचे थे। 6 अप्रैल को प्रातः उन्होंने दांडी समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़े। आपका आता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31। यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला गया। यह सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज भी ने किया। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडोनाल्ड थे जो सम्मेलन के अध्यक्ष भी थे। इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें 16 ब्रिटिश राजनीतिक दलों और शेष 73 भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। भारतीय देशी रियासतें के 16 नरेशों ने इसमें भाग लिया। कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दल व उनकी प्रतिनिधि उदारवादी दल जो थे टीवी सप्रू एवं CY चिंतामणि। दूसरे हिंदू महासभा MR जयकर एवं BS मुंजे। मुस्लिम लीग सर आगा खां, मोहम्मद शफी एवं मोहम्मद अली जिन्ना। दलित वर्ग में डॉक्टर BR अम्बेडकर, एग्लो इंडियन KT पॉल, सिख जो थे सरदार संपूर्ण सिंह। इसके बाद आपका आता है गांधी इरविन पैक्ट। कब? 1931 में। यह समझौता 5 मार्च 1931 को वायसराय इरविन एवं गांधी जी के बीच दिल्ली में हुआ। अंततः इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। समझौते के मुख्य बिंदु इस प्रकार थे। पहला जो था आपका गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करेंगे। दूसरा था कांग्रेस द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लेगी। तीसरा है सरकार उन सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करेगी जिन पर हिंसा का कोई मुकदमा नहीं है। चौथा था राजनीतिक बंदियों की जब्त की गई संपत्ति वापस की जाए। पांचवा भारतीयों का नमक बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस समझौते के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी 3 क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरुदेव एवं सुखदेव को फांसी से नहीं बचा सके। इस समझौते में टीवी सप्रू एवं जयकर की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। इसमें इरविन समझौता पैक्ट 1931। ठीक है। कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 1931 में भी था। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
कराची अधिवेशन के लिए, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। इस सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधि उपस्थित थे। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी उपस्थित हुए। गांधी जी एस राजपूताना नामक जहाज से लंदन गए। उदारवादी दल के टीवी सप्रू एवं मुस्लिम लीग के मुस्लिम अली जिन्ना तथा दलित नेता बी आर अम्बेडकर सम्मिलित हुए। द्वितीय गोल सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या उभरकर सामने आई। बिना किसी नतीजे के यह सम्मेलन समाप्त हुआ। गांधी जी वापस भारत लौट आए और कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। फिर आपका आता है सांप्रदायिक मतलब पंचाट कम्युनल अवार्ड 1932। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इस निर्णय के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक फूट को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932। गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी हुई और 20 सितंबर 1932 से पूना के रवता जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस.सी. राजगोपालाचारी के प्रयासों से पूना में गांधी जी एवं डॉक्टर अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें 71 से बढ़कर 147 कर दी गई थी। इस समझौते पर गांधी जी एवं डॉक्टर अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए थे। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम ऑल इंडिया एंटी इनएक्टेबिलिटी लीग था। समाज से छुआछूत को समाप्त करने हेतु गांधी जी ने 30 सितंबर 1932 को इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसी का नाम हरिजन सेवक संघ पड़ा। 26 सितंबर 1932 को हुए पूना पैक्ट के बाद गांधी जी 30 सितंबर 1932 को ऑल इंडिया एंटी इनएक्टेबिलिटी लीग की स्थापना की, जो बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिडला थे। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने मुसलमानों, दलितों एवं सिखों को पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित की गई थी, लेकिन बौद्धों को नहीं की गई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1920 ईस्वी में दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त डॉक्टर अम्बेडकर ने 1920 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना की थी और 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का भी प्रकाशन मराठी भाषा में किया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन। यह गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में कुल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें कांग्रेस तथा इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भाग नहीं लिया था। ठीक है। इस सम्मेलन में सरकार ने ऐसे किसी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया जिससे सरकार का विरोध हो सकता था। मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। ज्यादातर प्रतिनिधि उदारवादी एवं सांप्रदायिक दल के थे। डॉक्टर अम्बेडकर एवं टीवी सप्रू उपस्थित थे। श्वेत पत्र क्या है? इस सम्मेलन के बाद मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र प्रकाशित किया, जिसमें भारत की नए संवैधानिक उपबंधों का उल्लेख था।
अप्रैल 1933 में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त पावर समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड लिनथंगो थे। प्रवर समिति का कार्य श्वेतपत्र के उपबंधों का मूल्यांकन करना था। 11 नवंबर 1934 को प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसके आधार पर ब्रिटिश संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। 1935 में भारतीय शासन अधिनियम भी पारित हुआ था। इसके बाद आपका आता है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव ने 1934 ईस्वी में बंबई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। कांग्रेस की उपग्रहवादी नीतियों से असंतुष्ट होकर 1931 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार समाजवादी दल और 1933 में ब्रिजेलाल के नेतृत्व में पंजाब समाजवादी दल का गठन हुआ। इस संगठनों को मिलाकर बंबई में 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। इसके बाद आपका आता है 1937 का प्रांतीय चुनाव। 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतों की पूरी स्वायत्तता दिया जाना। 1935 के अधिनियम के बनते ही अनेक क्षेत्रीय पार्टियों का गठन प्रारंभ हो गया। बंगाल में फजलुल हक के नेतृत्व में प्रजा कृषक पार्टी का गठन हुआ। पंजाब में अफसर हुसैन के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। महाराष्ट्र एवं मध्य प्रांत में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में स्वतंत्र कामगार दल की स्थापना हुई। इसके बाद आपका आता 1937 में ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में चुनाव हुए। कांग्रेस भी इस चुनाव में सम्मिलित हुए। कांग्रेस को मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ तथा बंबई में केवल एक सीट से पूर्ण बहुमत से पीछे थी। प्रारंभ में 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। अगला है आपका बंगाल में प्रजा कृषक पार्टी। मुस्लिम लीग के सहयोग से फजलुल हक के नेतृत्व में सरकार बनाई। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने मुस्लिम लीग की सहयोग से सिकंदर एहतात खां के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। सिंध में अब्दुल्ला हारून के नेतृत्व में स्वतंत्र दल की सरकार बनी। कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में सरकार बनाई। इसने अपने शासनकाल में प्राथमिक शिक्षा के विकास, किसानों के ऋण की समस्या तथा राजनीतिक बंदियों की रिहाई से संबंधित कार्य किया। मुस्लिम लीग आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित प्रांतों में मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारत को विश्व युद्ध में सम्मिलित कर दिया और कांग्रेस के बहुत पूछे जाने के बाद भी युद्ध के उद्देश्यों को स्पष्ट नहीं किया। नवंबर 1939 ईस्वी में 8 प्रांतों की कांग्रेस सरकार ने 28 महीने तक के शासन के बाद इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस भी मनाया गया। अब आता है आपका अगस्त प्रस्ताव। कब? 1940 में। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनथंगो ने अपने प्रस्ताव की घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है। केंद्र में वायसराय की नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीयों को भी सम्मिलित की जाएगी। भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार है। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। भारतीयों को सम्मिलित करते हुए एक भारत रक्षा समिति का गठन किया जाएगा। भारतीयों का शासन किसी ऐसे दल या समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध कोई प्रभावशाली दल या वर्ग करेगा। कांग्रेस एक मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग कर रही थी तथा मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी और
इस प्रस्ताव में ये दोनों चीजें नहीं थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा द्वितीय विश्व युद्ध में से अपने को अलग सिद्ध करने के लिए कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था, क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह की विचारधारा गांधी जी की थी, अर्थात गांधी जी जिस व्यक्ति को नामित करेंगे वही व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करेगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ था। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा थे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। अटलांटिक चार्टर एक्ट क्या है? अगस्त 1941 में अटलांटिक चार्टर की घोषणा हुई, जिसे ब्रिटेन एवं अमेरिका ने संयुक्त रूप से जारी किया था। इसमें कहा गया था कि ये सब कौमों के शासन के रूप में जिसके मातहत वे रहेगी चुनने के अधिकार का आदर करते हुए उन लोगों को स्वराज पुनः दिया जाए जिनसे बलपूर्वक छीना गया है। इस घोषणा से भारतीयों ने नेताओं को आशा बढ़ी, लेकिन 9 सितंबर 1941 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल की घोषणा ने भारतीयों की आशा पर पानी फेर दिया, जिसमें चर्चिल ने कहा था कि अटलांटिक चार्टर भारत वर्मा जैसे एशियाई उपनिवेशों में लागू नहीं होगा। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 जापान मित्र राष्ट्रों के विरोध में युद्ध कर रहा था, जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया। कांग्रेस ने कहा कि सरकार के साथ तभी सहयोग करेगी जब ब्रिटेन युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र करने का वचन दे। जब जापान ने सिंगापुर एवं रंगून पर कब्जा कर लिया, तब इस अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव डाला कि वह भारतीयों से समझौता करे। तब चर्चिल सर स्पेटफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन की घोषणा की, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है। मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। इससे कुल 3 सदस्य थे, सर स्टेटफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर एवं लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। क्रिप्स प्रस्ताव के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। एक नए भारत संघ का निर्माण किया जाएगा, जिसका स्तर अधिराज्य का होगा। युद्ध के बाद एक संविधान निर्माती सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतें के प्रतिनिधि होंगे। जाति धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कांग्रेस एवं मुस्लिम दोनों ने इसे ठुकरा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया बैंक का अग्रिम तिथि का चेक कहा। गांधी जी ने इसे अग्रिम तिथि का चेक कहा है। अब आता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। गांधी जी का यह मानना था कि अंग्रेज भारत छोड़ दे तो भारतीय की सभी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। 7 और 8 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आजाद ने की। यहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि मैंने कांग्रेस का साथ निभाने का प्रण किया है। कांग्रेस या तो कार्य करेगी या तो मर जाएगी, अर्थात करो या मरो का नारा दिया गया। यहाँ गांधी जी ने कहा कि हम अपनी गुलामी अस्थायी बनाए जाना देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। 8 अगस्त मध्यरात्रि के बाद सरकार ने बड़े कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी की योजना बना ली। 9 अगस्त सुबह गांधी जी एक कांग्रेस के अन्य कार्यकारी गिरफ्तार कर लिए गए। इस आंदोलन में हिंसा और अहिंसा का मिश्रण देखने को मिला। सरकार ने इसका कठोरतापूर्वक दमन किया। परिणाम स्वरूप इस आंदोलन में एक भूमिगत संगठनात्मक ढांचा भी तैयार हो गया। रेडियो प्रसारण का सर्वप्रथम कार्य आंदोलन शुरू होने के 5 दिन बाद ही 14 अगस्त से सर्वप्रथम उस्मा मेहता ने प्रारंभ किया। अन्य एक केंद्र बाबूभाई चला रहे थे, जबकि राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो पर बोलते थे। नवंबर 1942 में पुलिस ने इसे खोज निकाला और
जब्त कर लिया। इस अपराध में उषा मेहता और बापू भाई को 4 वर्ष की सजा हुई। गांधी जी को आगा खां पैलेस पूना में कैद किया गया था और 10 फरवरी 1944 से उन्होंने 21 दिन का उपवास रखा। और क्या इसका देश पर व्यापक प्रभाव पड़ा। जनता ने सरकार पर गांधी जी को रिहा करने के लिए दबाव डाला। विदेशी समाचार पत्रों और संस्थाओं ने भी गांधी जी की रिहाई का सुझाव दिया, परंतु चर्चिल ने कहा कि जब हम दुनिया में हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे समय में एक बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है। गांधी जी को बाद में बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को छोड़ दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की एक विशेषता यह भी थी कि इस दौरान देश के कुछ भागों में समानांतर सरकार की स्थापना हुई। पहली ऐसी सरकार बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी थी। मिदनापुर जिले कहाँ पर है? बंगाल में है। तामलुक में गठित जाति सरकार 1944 तक चलती रही। सतारा की सरकार सबसे दीर्घजीवी रही, यह 1945 तक कार्यरत रही। इसके नेता वाई.बी. चौहान एवं नाना पाटिल थे। ब्रिटिश शासन का विरोध कर इतने प्रबल रूप में भारतीय जनता द्वारा पहली बार हुआ। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार अगस्त की क्रांति सरकार के विरुद्ध प्रजा का विरोध था। इसकी तुलना फ्रांस के इतिहास में ब्रेस्टिस्टल के पतन से आया रूस की अक्टूबर क्रांति से भी की जा सकती है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बनी समानांतर सरकारें कौन कौन सी थी? बलिया उत्तर प्रदेश चित्तू पांडे के नेतृत्व में, तामलुक बंगाल में सतीश सावंत के नेतृत्व में तामलुक जाति सरकार थी। सतारा ए नाना पाटिल एवं वाई.बी. चौहान मतलब सर्वाधिक दीर्घजीवी। भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहने वाले दल मुस्लिम लीग के, आरएसएस, वामपंथी अकाली दल के, साम्यवादी यूनियनिस्ट पार्टी, उदारवादी जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा, ईसाई समुदाय। ये थे आपके भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहने वाले दल। CR फार्मूला 1944, राजगोपालाचारी जिन्हें CR के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने सांप्रदायिक संप्रदायों के समाधान के लिए मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की सोची। कांग्रेस ने इनके इस विचार को स्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर पाकिस्तान के संबंध में निहित योजना तैयार की। योजना का मुख्य बिंदु इस प्रकार था। युद्ध के दौरान मुस्लिम लीग को पूर्ण स्वाधीनता की मांग का समर्थन करना चाहिए और संक्रमण काल के दौरान अस्थायी सरकार बनाने में कांग्रेस का सहयोग करना चाहिए। दूसरा आपका है, युद्ध के बाद मुस्लिम बहुमत के क्षेत्रों का निर्धारण एवं एक आयोग द्वारा होगा, जहां बाद में जनमत द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा कि वे अलग राज्य चाहते या नहीं। जनसंख्या का कोई भी स्थानांतरण ऐच्छिक आधार पर होगा। यह बातें तभी लागू होगा जब इंग्लैंड सत्ता भारत को सौंप देगा। गांधी जी ने इसे फार्मूले के आधार पर जिन्ना से वार्ता की, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। अब आपका आता है कि आजाद हिंद फौज के विषय में। द्वितीय विश्व युद्ध के बीच भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को उद्वेलित करने में आजाद हिंद फौज की प्रमुख भूमिका रही। आजाद हिंद फौज की स्थापना सितंबर 1942 ईस्वी में कैप्टन मोहन सिंह ने कर ली थी, किंतु अक्टूबर 1943 ईस्वी में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज सरकार की स्थापना कर इसमें नई जान डाली। जापान ने अंडमान एवं निकोबार को जीतकर आजाद हिंद फौज को सौंप दिया। सुभाष ने अंडमान का नाम स्वराज और निकोबार का नाम शहीद रखा। आजाद हिंद फौज की गिरफ्तार सैनिकों तथा अधिकारियों मेजर शहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरु
दयाल सिंह आदि पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में अंग्रेजी सरकार ने मुकदमा चलाया गया। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों को बचाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भुलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, कैलाश नाथ कटाजू, जवाहरलाल नेहरू को लेकर आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया था। उपयुक्त लोगों को वकालत करने के बाद भी ब्रिटिश अदालत ने आजाद हिंद फौज के अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई, किंतु जन आंदोलन एवं विरोधी तीव्रों को देखकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने उक्त अधिकारियों की सजा माफ कर दी थी। अब आपका आता है सुभाष चंद्र बोस के विषय में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक मतलब उड़ीसा के एक बंगाली परिवार में 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। 1919 ईस्वी में दर्शन शास्त्र से स्नातक प्रथम श्रेणी पास करने के बाद वे उसी वर्ष ICS की परीक्षा देने इंग्लैंड गए और उसी परीक्षा में 1920 ईस्वी में उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। भारत में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे अंग्रेजी शासन के कृत्यों को देखकर उन्होंने अप्रैल 1921 ईस्वी में ICS ने त्यागपत्र दिया और भारत आ गए। सुभाष चित्तरंजन दास ने मिले और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। चित्तरंजन दास इन्हें एक ओल्ड मैन कहा करते थे। भारत आकर महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर 1921 ईस्वी में इंग्लैंड के युवराज के आगमन का बहिष्कार कार्यक्रम चलाया, जिसके लिए 1924 ईस्वी में देश निकाला देकर मांडले जेल में भेज दिया। 1927 में अखबार एक खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। 1931 में इन्हें नवजवान भारत सभा का अध्यक्ष चुना गया। 1935 ईस्वी में उनकी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल प्रकाशित हुई। 1938 ईस्वी में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तथा त्रिपुरी अधिवेशन में उन्होंने महात्मा गांधी समर्थित पट्टाभी सिद्धारमैया को हराया और अध्यक्ष बने, लेकिन महात्मा गांधी से मतभेद हो जाने के कारण 1939 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया गया। इसी वर्ष कांग्रेस के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सिद्धारमैया को पराजित करके पुनः अध्यक्ष चुने गए। 1940 ईस्वी में ब्रिटिश शासन द्वारा उनके घर में ही नजरबंद किए जाने पर वे पठान जियाउद्दीन के वेश में घर से निकलकर बर्लिन शहर जर्मनी पहुंची। वहां उन्होंने हिटलर और उसके सचिव रिबेनट्रोप से मुलाकात की। जर्मनी की जनता ने उन्हें नेताजी के उपनाम से भी संबोधित किया था। आजाद हिंद फौज में 1000 स्त्री सैनिकों वाली रानी झांसी रेजिमेंट भी शामिल थी, जिसका कमान लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंप दी गई। सुभाष चंद्र बोस ने जापानी टोक्यो रेडियो से भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संदेश दिया था। सुभाष 2 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर पहुंचे और 5 जुलाई 1943 ईस्वी को रासबिहारी बोस ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता का भार सौंपा। अब सुभाष चंद्र बोस नेताजी कहलाने लगे। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी जाने के लिए ओरलैंडो मोजाट्टा के नाम से पासपोर्ट बनवाया था। सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा था, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। किसका कथन नारा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस का। देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति 1906 से 47 में थे। 1906 ईस्वी के बाद देशी राज्यों के प्रति ब्रिटिश शासन की नीति बदलती और उन्होंने देशी नरेशों के प्रति अधीनस्थ सहयोग की नीति अपनाई। वायसराय लॉर्ड मिंटो ने देशी राज्यों पर दबाव कम करने की नीति अपनाई।
मोंटफोर्ड रिपोर्ट के कुछ समय बाद देसी नरेशों के मंडल की स्थापना 1921 में की, जिसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा गया। इससे देसी राज्यों को ब्रिटिश शासन ने अपने पक्ष में करने की कोशिश की। देसी नरेशों के साथ भारत सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए 1927 में बटलर कमेटी की नियुक्ति की गई। इस कमेटी ने ब्रिटिश ताज और देसी नरेशों के बीच सीधे संबंध स्वीकार किए। 1935 ईस्वी के एक्ट में पहली बार देश में संघ स्थापित करने के लिए ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के अलावा देसी राज्यों के प्रतिनिधियों के लिए भी सीटें निर्धारित की गई। 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी देसी राज्य स्वतंत्र हो गए, अतः कांग्रेस सरकार ने निश्चित नीति बनानी तय की। उधर संवैधानिक स्थिति से कुछ देसी राज्यों तथा ट्रावनकोर, कोची, भोपाल, जूनागढ़ आदि ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दृढ़ता से भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कराया। प्रमुख नारे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक, उसके बाद वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये जय हिंद दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का नारा था। करो या मरो, या सत्य और अहिंसा मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये महात्मा गांधी का नारा था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा था। वेदों की ओर लौटो, ये स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे मोहम्मद इकबाल का था। जन गण मन अधिनायक जय है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का था, की रचना गीतांजलि से उद्गीत था। आराम हराम है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके लेखक। यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी का है। अन्य हैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, ग्रीन पंचस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, नील दर्पण दीनबंधु मित्र, गीत रहस्य बाल गंगाधर तिलक, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल अबुल कलाम आजाद, आनंद मठ कुंडली बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया टडे रजनी पाम दत्त। और आगे आपका है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए विलियन वर्मन का है। इंडियन रेनेसा सी एल एंडूज, इंडिया स्ट्रगल या इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, गीतांजलि गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को, पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया मुख्य नायक बी आर अम्बेडकर का, रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म्स एम जी रानाडे, फ्रीडम एटमी द नाइट लैम्पियर का है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, आवर इंडियन मुसलमान डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, एन नेशन एन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, भारत विभाजन के गुनहगार या गुनहगार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ मोरारजी देसाई, इंडिया एंड इंडियन मिशन अलेक्जेंडर डक, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय, फार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस वीर सावरकर, द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता, सियाप या म्यूनिटी रिवॉल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार, समाजवादी क्यों जयप्रकाश नारायण, भारत और भारतीय मैथिली शरण गुप्त का था। ठीक है, अब आता है आपका स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम।
व्यक्ति, एक साइड आपका है उपनाम। पंडित मदन मोहन मालवीय, इनका उपनाम था महामना। राजगोपालाचारी का राजा जी। भगत सिंह शहीद आजम। वल्लभ भाई पटेल का लौह पुरुष। रविन्द्रनाथ टैगोर का गुरुदेव। मैथिली शरदगुप्त का राष्ट्र कवि। चित्तरंजन दास का देश बंधु। अब्दुल गफ्फार खां का सीमांत गांधी। और बाल गंगाधर तिलक का लोकमान्य। जयप्रकाश नारायण का लोकमान्य। दादा भाई नौरोजी ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। मोहम्मद अली जिन्ना का कायदे आजम। वल्लभ भाई पटेल सरदार। जिन्ना का हिंदू मुस्लिम एकता के और राजदूत सरोजिनी नायडू द्वारा। अब आपका आता है वेवेल योजना 1945 ईस्वी। लॉर्ड वेवेल विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए 14 जून 1945 को अपनी योजना की घोषणा की, जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है। केंद्र में एक नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय एवं कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। रक्षा एवं विदेश विभाग को छोड़कर सभी विभाग भारतीयों के हाथ में होंगे। तीसरा आपका कार्यकारिणी में 40% स्वर्ण हिंदू, 40% मुसलमान एवं 20% अन्य वर्ग सदस्य होंगे। वायसराय को मंत्रियों की राय ठुकराने का अधिकार होगा, लेकिन अकारण यह राय नहीं ठुकराएगा। इसके बाद आता है आपका शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 में। वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने हेतु वायसराय ने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कुल 21 नेताओं ने भाग लिया था। इसमें शिमला सम्मेलन में इस सम्मेलन में मुस्लिम सदस्य चुनने के मुद्दे पर सम्मेलन असफल हो गया। कांग्रेस ने एक मुस्लिम अबुल कलाम आजाद को कार्यकारिणी में रखने के लिए चुना, लेकिन जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम सदस्य चुनने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को है। इसी मुद्दे पर योजना असफल हो गई। फिर आता है आपका कैबिनेट मिशन योजना कब 1946 में। भारत की राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश कैबिनेट मंत्रियों का एक मिशन भेजने की घोषणा की गई। इस मिशन के सदस्य कौन थे? तो भारत सचिव लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष सर स्टेटफर्ड क्रिप्स तथा नौसेना प्रमुख एबी अलेक्जेंडर। क्योंकि ये सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट सदस्य थे, अतः इसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य सत्ता के हस्तांतरण से संबंधित लघुकालीन एवं दीर्घकालीन व्यवस्था का निर्माण करना। कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को भारत पहुंचा और 5 सप्ताह तक विभिन्न दलों एवं वर्गों के नेताओं से वार्ता, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अंततः कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी तरफ से एक योजना प्रस्तुत की, जिसे हम कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जानते हैं। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों को मिलाकर भारत संघ का निर्माण किया जाएगा। संघ की व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका प्रांतों तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलाकर गठित होगी। संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा। हेलो दोस्तों, इसके बाद आपका आता है सभी संघ की व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका प्रांतों तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलकर गठित होगी। संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 होगी, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के, 93 सदस्य देशी रियासतों के और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांतों के होंगे। प्रत्येक प्रांत से 10 लाख की जनसंख्या एक प्रतिनिधि होगा। अब प्रत्येक प्रांत के लिए निर्धारित स्थान जनसंख्या के आधार पर मुस्लिम, सिख एवं सामान्य आधार पर विभाजित किए जाएंगे। एक अंतिम सरकार का गठन किया जाएगा, जिसमें सभी दलों के लोगों को सम्मिलित किया जाएगा। यदि कोई दल नहीं सम्मिलित होना चाहे तो फिर अंतरिम सरकार का गठन होगा। अंतिम सरकार का गठन
संविधान निर्माण का कार्य पूरा होने तक देश का प्रशासन चलाने के लिए एक अंतिम सरकार की व्यवस्था की बात कैबिनेट मिशन में की गई। प्रारंभ कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर ली, लेकिन जब संविधान सभा के परिणाम सामने आए तो मुस्लिम लीग अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए कैबिनेट मिशन योजना मानने से इनकार कर दिया और अपनी पाकिस्तान की मांग पुनः दोहराई। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने अप्रत्यक्ष कार्रवाई या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। इस अवसर पर भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। 24 अगस्त 1946 को वायसराय ने अंतिम सरकार गठित करने की घोषणा भी की। 2 दिसंबर 1946 ईस्वी को अंतिम सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया। प्रारंभ में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित नहीं हुए, लेकिन अक्टूबर 1946 में सरकार को असहयोग करने के उद्देश्य से सरकार में सम्मिलित होने का निर्णय लिया गया। मुस्लिम लीग के लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया, जो सरकार को अत्यधिक सहयोग किए। अंतरिम सरकार के सदस्य जवाहरलाल नेहरू, शरत चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राम प्रसाद, एम आसफ अली, सी आर गोपालाचारी और जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, सर सफात खां, सैयद अली जहीर, सी एच भाभा। बाद में शरद चंद्र बोस, सर सफात खां एवं सैयद अली जहीर ने त्यागपत्र दे दिए। मुस्लिम लीग 5 प्रतिनिधि थे: लियाकत अली, राजा गजनफर अली, अब्दुल रजा निस्तार, आई चंदगीर, योगेंद्र नाथ मंडल। इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एलेक्जेंडर इटली ने ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अंग्रेज जून 1948 से पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता सौंपकर भारत छोड़ देंगे। अपने भाषण के अंत में इटली ने लॉर्ड बेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाने की घोषणा की और कहा कि माउंटबेटन मार्च 1947 में कार्यभार ग्रहण कर भारतीयों के हाथों में शासन का उत्तरदायित्व सौंपेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने इटली की घोषणा का स्वागत करते हुए इसे एक बुद्धिमत्तापूर्ण एवं साहसपूर्ण निर्णय बताया। इसके बाद आता है माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत के 34वें एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए और सत्ता हस्तांतरण के कार्य में लग गए। लगभग 2 महीने के वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इन निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। यद्यपि गांधी जी एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद विभाजन के सख्त खिलाफ थे। गांधी जी ने विभाजन को रोकने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को यह सुझाव भेजा कि मुस्लिम अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया जाए और उन्हें मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, उन्हें कैबिनेट चुनने का अधिकार दे दिया जाए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू एवं पटेल ने इसका विरोध किया। माउंटबेटन तथा 3 जून की योजना के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पंजाब, बंगाल एवं आसाम या आसाम के बंटवारे हेतु एक सीमा आयोग का गठन होगा। देशी रियासतों को यह निर्णय लेना होगा कि भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में। सिंध एवं बलूचिस्तान के संदर्भ में प्रांतीय विधानमंडल सीधे निर्णय लेगा। और पंजाब एवं बंगाल और पंजाब की विधानसभाओं को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा एवं एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, दूसरे में बाकी जिले के प्रतिनिधि होंगे। माउंटबेटन योजना के आधार पर 22 जून 1947 को एक विधेयक तैयार किया गया और 4 जुलाई 1947 को विधेयक को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में तथा 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में विधेयक पारित हो गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज 6 ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया। इस तरह भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया। अब आता है आपका भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
भारत एवं पाकिस्तान नाम से दो डोमिनियन की स्थापना होगी। देशी नरेश भारत अथवा पाकिस्तान अपनी इच्छा अनुसार मिल सकते हैं। यदि न मिलना चाहे तो ब्रिटेन के साथ पूर्ववत संबंध बने रहेंगे। प्रत्येक डोमिनियन की विधानसभा को अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी कानून किसी भी डोमिनियन में लागू नहीं होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में उन क्षेत्रों को छोड़कर जो पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे, ब्रिटिश भारत के सभी प्रांत सम्मिलित होंगे। पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, सिंध, बलूचिस्तान और पश्चिम सीमा प्रांत शामिल होंगे। दोनों डोमिनियन का संचालन 1935 के अधिनियम के अनुसार तब होगा जब तक कि संविधान सभा इसकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर देगी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन कर पाकिस्तान का निर्माण किया गया। पाकिस्तान के समय प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना एवं प्रधानमंत्री लियाकत अली बने। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन तथा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। ठीक है दोस्तों, तो आधुनिक भारत का इतिहास जो है आज समाप्त हो गया है। 5 जो भाग है आपका 5 भाग आपका 5 एक से लेके 5 भाग तक आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसमें पूरे मॉडर्न खत्म हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी आपको सुझाव तो कमेंट आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।